Hi everyone. So we will be starting with question solving series for Feb 25 candidates. We will go subject by subject. Actually जो मैं मॉक टेस्ट कंडक्ट करा रहा हूँ अभी उसमें में से काफी स्टूडेंट्स ने मुझे ये रिक्वेस्ट किया कि सर जो भी मॉक टेस्ट का पेपर है ना अगर आप उसी को डिस्कस कर लोगे ना बहुत अच्छा एक रिवीजन हो जाएगा. तो दैट वाज वेरी ग्रेट एडवाइस दैट आई रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स. तो चलिए वही सारे टेस्ट पेपर्स को डिस्कस करते हैं. बहुत सारा क्वेश्चंस बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रिफाइंड हो जाएंगे. आई एम 100% श्योर. सिंस आई सेड इट इज गोइंग टू बी सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट तो आज के वीडियो में हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को कवर करने वाले हैं. ये जो टेस्ट पेपर है ये ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है मेरे वेबसाइट में जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर दिया है. तो आप लोग स्ट्रेट अवे इसको डाउनलोड कर सकते हैं सो दैट आप पैरेलली क्वेश्चंस को देख सकते हैं. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. So these are the set of questions. There are in total 30 questions. चलिए देखते हैं. Which of the following pooled investment shares is the least likely to trade at a price different from any? Least likely आया. तो ऐसे क्वेश्चन को करने का स्टाइल ये होता है कि आप क्वेश्चन को उल्टा कर दो. लीस्ट लाइकली पूछा है ना आप ऐसे पढ़ो कि यार लाइकली टू ट्रेड एट अ प्राइस डिफरेंट फ्रॉम एनी. कौन से फंड है जो ट्रेड होते हैं एट अ प्राइस डिफरेंट फ्रॉम एनी वो पहले ढूंढ लेते हैं. ऑप्शन नंबर ये बोल रहे हैं एक्सचेंज ट्रेडेड. नाम से ही बोल रहे हैं एक्सचेंज ट्रेडेड. सो देयर माइट बी अ केस जहां पे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का जो प्राइस है वो एनीवे से अलग है. राइट. क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो एन एक्सचेंज ट्रेडेड. याद आ रहा होगा. राइट. तो भी प्राइस डिफरेंट फ्रॉम एनी भी होने का चांस है. राइट. सी इज ओपन एंडेड. ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड इज नॉट एन एक्सचेंज ट्रेडेड. तो ओपन एंडेड का जो प्राइस होता है वही एनएवी होता है. राइट. और अपने को क्या पूछा है लीस्ट लाइकली टू ट्रेड एट अ प्राइस डिफरेंट फ्रॉम एनएवी. तो आंसर क्या होगा सी. बिकॉज ए एंड बी में तो देर आर चांसेस कि सर प्राइस डिफरेंट फ्रॉम एनएवी हो सकता है. अपने को लीस्ट लाइकली ढूंढना है. तो ऑप्शन नंबर क्या सी. क्वेश्चन नंबर 2. प्रॉमिस पेमेंट्स टू पेंशन बेनिफिशियरीज. जब भी बोल दिया ना प्रॉमिस पेमेंट्स इससे एकदम याद आ रहा है सर डिफाइंड बेनिफिट प्लान का बात कर रहे हैं. अगर आपको याद होगा तो एक डिफाइंड बेनिफिट प्लान होता है एक होता है डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान. डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान में एम्प्लॉयर ये बोलता है एम्प्लॉयर बोला है स्पॉन्सर बोल रहे बोलता है कि मैं कॉन्ट्रीब्यूशन कर दूंगा लेकिन डिफाइंड पेमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा उसका जिम्मेदारी मेरा नहीं. राइट. ऑन द अदर हैंड डिफाइंड बेनिफिट में स्पॉन्सर ये कहता है कि एम्प्लॉयज को कितना क्या मिलेगा और दैट इज डिफाइंड उसका यू नो गारंटी मैं लेता हूँ. राइट. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होता है. तो इट इज व्हाट डिफाइंड बेनिफिट प्लान. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एक्टिव एंड पैसिव मैनेजमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट. चलिए देखते हैं. ऑप्शन नंबर ए कहता है एक्टिव मैनेजमेंट हैज बीन गेनिंग मार्केट शेयर. नहीं गलत बोल रहे हैं. पैसिव मैनेजमेंट को लोग बहुत ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं. तो पैसिव मैनेजमेंट हैज बीन गेनिंग मार्केट शेयर. तो ए तो रॉन्ग हो गया. ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पैसिव मैनेजमेंट शेयर ऑफ इंडस्ट्री रेवेन्यू इज स्मॉलर देन इट शेयर ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट. ये सही कह रहा है. पैसिव मैनेजमेंट का रेवेन्यू का शेयर बहुत कम है. वाई. बिकॉज पैसिव मैनेजमेंट लोग कम फीस चार्ज करते हैं ना. एक्टिव वर्सेस पैसिव में ज्यादा फीस कौन चार्ज करता है एक्टिव वाला. पैसिव वाला कम चार्ज करता है. कम चार्ज करता है मतलब उनका रेवेन्यूज कम है. तो टोटल रेवेन्यू ऑफ दैट एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में पैसिव वाले का रेवेन्यू का शेयर वेरी वेरी लेस. तो बी इज द करेक्ट आंसर. एक बार सी भी देख लेते हैं. एक्टिव मैनेजमेंट में यूज फंडामेंटल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस और स्मार्ट बीटा. स्मार्ट बीटा जनरली पैसिव का होता है. राइट. स्मार्ट बीटा कम्स अंडर द पैसिव. राइट. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग हो गया क्योंकि स्मार्ट बीटा अप्रोच बोल दिया. तो ए रॉन्ग सी रॉन्ग बी इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. द एग्जीक्यूशन स्टेप इन द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस इज मोस्ट लाइकली टू इंक्लूड. एक बार याद कर लेते हैं. एग्जीक्यूशन स्टेप में क्या क्या आता है. 3 चीज आता है. नंबर 1 स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन. नंबर 2 सिक्योरिटी सिलेक्शन एंड नंबर 3 पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन. चलिए देखते हैं. एसेट एलोकेशन एंड सिक्योरिटी एनालिसिस जो पार्ट है एग्जीक्यूशन स्टेप का. परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग नहीं. ये तो फीडबैक स्टेज में अपन करते हैं. प्रिपरेशन ऑफ एन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट ये तो प्लानिंग स्टेज में करते हैं. याद है 3 स्टेजेस होते हैं प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड फीडबैक. राइट. क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following types of investors is likely to have the shortest investment horizon? तो फाउंडेशंस वालों का तो परपेचुअल होता है सबसे लंबा इन्वेस्टमेंट होराइजन. राइट. लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस कंपनी में अपन ने ये देखा है कि प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस कंपनी का इन्वेस्टमेंट होराइजन इज शॉर्टर एज कंपेयर टू लाइफ. ठीक है. दिस इज सी.
ये सारी चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी का इन्वेस्टमेंट होराइजन कम होता है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को भी अगर आप सेग्रीगेट करोगे बिटवीन लाइफ एंड नॉन लाइफ, तो देखा गया कि नॉन लाइफ का लाइफ के मुकाबले भी कम होता है। ठीक है, तो 5 का इट इज सी। क्वेश्चन नंबर 6, a portfolio manager who believes equity securities are overvalued in the short term reduces the weight of equities in a portfolio to 35% from its long term target weight of 40%। तो हुआ क्या था कि इक्विटी में 40% एलोकेट करना था, लेकिन वो पोर्टफोलियो मैनेजर को ये लगा कि यार अभी काफी ओवर वैल्यूड है, तो उसने क्या किया, 5% इक्विटी होल्डिंग्स को बेच दिया, तो 40 का हो गया 35। राइट, ऐसे जो बीच बीच में पोर्टफोलियो मैनेजर ट्विकिंग करते रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। राइट, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन सर उसका टारगेट पे तो 40 था। राइट, कोई बात नहीं, बाद में जब वापस से मौका मिलेगा ना, जब इक्विटी शेयर प्राइसेस ऑल दैट गिर जाएंगे ना, तब वो क्या करेगा, वो जो 5% पहले सेल किया था ना, वो 5% को वापस से इक्विटी में लगा देगा, उसको 40 कर देगा। यही होता है, बीच बीच में पोर्टफोलियो मैनेजर ऐसा ट्विकिंग कर सकता है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन को डेविएट कर सकता है इन द शॉर्ट रन। मैं मानता हूं सर, स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन वाइज इक्विटी को 40% का वेट देना था। अगर पोर्टफोलियो मैनेजर को दिख रहा है कि यार अभी मार्केट्स काफी ओवर वैल्यूड है, तो उसने 5% होल्डिंग्स को बेचा और 40 का 35 कर दिया, बाद में वापस से वो 40 कर देगा। ठीक है, 6 का इट इज सी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली इंक्लूडेड इन एन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट। आईपीएस में क्या चीज होना जरूरी नहीं है। राइट, ऑप्शन नंबर ए, एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन इन्वेस्टर्स ऑब्जेक्टिव्स एंड कंस्ट्रेंट। ये तो जरूरी है, इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव्स कंस्ट्रेंट एंड उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। राइट, दिस इज नेसेसरी। प्रोसीजर्स टू अपडेट आईपीएस व्हेन सर्कमस्टेंसेस चेंज, दिस इज नॉट नेसेसरी। राइट, मतलब आईपीएस को अपडेट करना चाहिए, लेकिन कब कब अपडेट करना चाहिए वो भी सारा चीज हम लोग आईपीएस में लिख देंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। राइट, तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, बेंचमार्क अगेंस्ट विच टू जज द परफॉर्मेंस। बेंचमार्क कि सब पोर्टफोलियो मैनेजर का परफॉर्मेंस हम लोग किसके साथ कंपेयर करेंगे एंड ऑल दैट। राइट, ये भी नेसेसरी है, तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी आर नेसेसरी। ऑप्शन नंबर बी वैसे इट्स नॉट नेसेसरी। राइट, 7 का बी। क्वेश्चन नंबर 8, ऑल ऑफ द फॉलोइंग affect an investor's risk tolerance except। फैमिली सिचुएशन से रिस्क टॉलरेंस अफेक्ट होता है, यस। टैक्स ब्रैकेट, एंड तीसरा बोल रहा है इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विद इन्वेस्टिंग इन मार्केट्स। तो ऑप्शन नंबर ए, आपका फैमिली सिचुएशन कैसा है उससे आपका रिस्क टॉलरेंस अफेक्ट होता है। इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन इन्वेस्टिंग इन मार्केट्स, राइट, कि आप स्टॉक मार्केट्स में, फाइनेंशियल मार्केट्स में कितने इयर्स से हो, इससे भी आपका रिस्क टॉलरेंस लेवल डिफाइंड होता है। अगर टैक्स ब्रैकेट और रिस्क टॉलरेंस का कोई लेना देना नहीं। राइट, तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी अफेक्ट्स रिस्क टॉलरेंस, हाउएवर टैक्स ब्रैकेट डज नॉट अफेक्ट। राइट, इट इज दैट कि यार मैं अगर 35% टैक्स ब्रैकेट में हूं तो मैं रिस्क एवर्स हूं, नहीं नहीं, मैं अगर लोअर टैक्स ब्रैकेट में हूं तो मैं रिस्क लेने तैयार हूं, ऐसा कुछ नहीं। राइट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following statements is most accurate about integrating ESG considerations into portfolio planning and construction? Integrating ESG considerations into portfolio planning and construction is likely to decrease portfolio returns। ऐसा जरा भी नहीं है, अगर हम ESG को इंटीग्रेट करेंगे तो उसके वजह से पोर्टफोलियो का रिटर्न्स या तो इंक्रीज हो सकता है या तो डिक्रीज हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है नहीं नहीं पक्का डिक्रीज ही होगा, गलत बोल रहा है। Option number B, investors who engage in active ownership to pursue their ESG consideration should vote their shares themselves rather than delegating share voting to an investment manager। ये भी गलत बोल रहा है। राइट, मैं मेरा वोटिंग, मेरा वोट करने का राइट को डेलीगेट कर सकता हूँ पोर्टफोलियो मैनेजर को, और मैं पोर्टफोलियो मैनेजर को बोल सकता हूँ कि यार आप मेरे बिहाफ में वोट कीजिए, आई एम द क्लाइंट एंड यू ऑल आर द पोर्टफोलियो मैनेजर्स, मैं आपको डेलीगेट कर सकता हूँ मेरा वोटिंग राइट्स। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है नहीं नहीं आप डेलीगेट कर ही नहीं सकते हो, क्लाइंट को खुद जाके वोट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो ए एंड बी तो रॉन्ग हो गया, बचा क्या, सी। A broad market index is an inappropriate benchmark for a portfolio that uses negative screening to address the investor's ESG concerns। परफेक्ट लिखा हुआ है। एक सर्टेन इंडेक्स है, उसके अंदर से 500 कंपनीज है, मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैंने क्लियर कट बोला है पोर्टफोलियो मैनेजर को
कि यार टबैको रिलेटेड, अल्कोहल रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना है, याद रखना, राइट। तो ऑल्दो वो पोर्टफोलियो मैनेजर वो पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है, लेकिन इंडेक्स के अंदर से वो सारा कंपनीज नहीं लेगा, बिकॉज क्लाइंट ने ईएसजी कंसर्न्स पुट किया है ना, ईएसजी रेस्ट्रिक्शंस पुट किया है, क्लियर कट बोला हुआ है कि यार टबैको रिलेटेड, अल्कोहल रिलेटेड कंपनीज को नहीं लेना है, राइट। तो कहने से अगर वो जो पोर्टफोलियो बना जिसके अंदर ईएसजी को अपन ने कंसिडर किया, वो पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस को आप स्ट्रेट अवे वो इंडेक्स के परफॉर्मेंस के साथ गेज नहीं कर सकते हो, वो इंडेक्स को बेंचमार्क आप नहीं कंसिडर कर सकते हो। व्हाई? बिकॉज इनकंपेरेबल हो गया ना, बिकॉज इंडेक्स के अंदर तो सारे कंपनीज है, हाउएवर आपके पोर्टफोलियो के अंदर वो सारे कंपनीज है ही नहीं जो इंडेक्स में है, राइट। इसलिए वो बोल रहा है अ ब्रॉड मार्केट इंडेक्स इज एन इनअप्रोप्रिएट बेंचमार्क फॉर अ पोर्टफोलियो दैट यूजेस नेगेटिव स्क्रीनिंग। नेगेटिव स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि यार कुछ स्टॉक्स को आप मत कंसिडर करना, राइट, टू एड्रेस इन्वेस्टर्स ईएसजी कंसर्न्स। परफेक्ट है। इनफैक्ट मैं और एक अगर स्टेप आगे जाके बोलूं तो, अगर वैसे परफॉर्मेंस कंपेयर करना है, मतलब मेरा पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस वर्सेस इंडेक्स में से कौन से इंडेक्स को लूं, तो आप वही इंडेक्स में से वो सारे स्टॉक्स को आप हटाइए जो आपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड नहीं किया है, एंड देन हटाने के बाद देखिए कि इंडेक्स का रिटर्न कितना है वर्सेस पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना, राइट। एनीवेज, इतना डिग करने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिस्क इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट बोल रहे हैं। जनरली ग्रेटर वेल्थ अलाउस फॉर ग्रेटर रिस्क, सही बोल रहे हैं। हायर द वेल्थ हायर द एबिलिटी। ग्रेटर इंश्योरेंस कवरेज अलाउस फॉर ग्रेटर रिस्क, ये भी सही बोल रहा है, राइट। इंश्योरेंस कवरेज है तो एक रिस्क का कवर है, तो चलना ज्यादा रिस्क लेते हैं। ग्रेटर स्पेंडिंग नीड्स अलाउस फॉर ग्रेटर रिस्क, गलत बोल रहा है। अगर आपका स्पेंडिंग नीड्स बहुत ज्यादा है, जैसे फ्यूचर में बहुत सारा ऑब्लिगेशंस है, चिल्ड्रन का एजुकेशन, उसके बाद चिल्ड्रन का मैरिज, सिंस फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्पेंडिंग रिक्वायरमेंट है, तो वो इन्वेस्ट करना थोड़ा कंजर्वेटिव खेलता है, वो फालतू का उल्टा पुल्टा रिस्क नहीं लेगा, राइट, बिकॉज आगे बहुत सारा ऑब्लिगेशंस खड़ा है ना। तो ग्रेटर स्पेंडिंग नीड्स अलाउस फॉर लोअर रिस्क, राइट। तो सी गलत बोल रहा है, 10 का सी। क्वेश्चन नंबर 11, न्यूमैन ट्रीट्स वेजेस डिफरेंटली फ्रॉम बोनसेस। ये लाइन पढ़ के ना आपको तुरंत मेंटल अकाउंटिंग का वो फील आ जाना चाहिए कि यार पैसा तो पैसा ही है, एक वेज के फॉर्म में मिल रहा है, बोनस के फॉर्म में मिल रहा है, वो दोनों को अलग अलग तरीके से देख रहा है। सपोज 1 लाख वेज में मिला और 1 लाख का बोनस है, तो बोला नहीं 1 लाख का बोनस तो मैं अलग ही तरीके से यूटिलाइज करूंगा, और 1 लाख का वेजेस नहीं, नहीं यार ये तो मेरा सैलरी कंपोनेंट है, इसको मैं एकदम सेफ खेलूंगा। अरे यार 1 लाख तो 1 लाख है ना, वाई यू आर ट्रीटिंग डिफरेंटली? इफ यू आर ट्रीटिंग डिफरेंटली, इसका मतलब यू आर एग्जिबिटिंग व्हाट? मेंटल अकाउंटिंग बायस। सेम पैसे का दो डेफिनेशन, राइट। मतलब डिपेंड करता है वो कहां से मिल रहा है, कि 1 लाख सैलरी के फॉर्म में मिला तो उसको अलग तरीके से ले रहा है, और 1 लाख बोनस के फॉर्म में मिला उसको अलग तरीके से ले रहे हैं। भाई क्यों? 1 लाख तो 1 लाख है ना, राइट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स कॉग्निटिव एरर्स? दे स्टेम फ्रॉम फीलिंग्स, इम्पल्स और इंट्यूशन। ये तो इमोशनल बायस है। दे आर ड्यू टू दे आर ड्यू प्राइमरली दे आर ड्यू टू प्राइमरली फॉल्टी रीजनिंग। यस, कॉग्निटिव एरर्स होता है ये फॉल्टी रीजनिंग की वजह से, राइट। आप सही तरीके से नहीं सोच पा रहे हो, सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से कॉग्निटिव एरर्स होता है। They are not related to conscious thought. In fact, they are related, right? तो 12 का इट इज बी। क्वेश्चन नंबर 13, इमोशनल बायसेस आर मोस्ट लाइकली टू। इमोशनल बायस को उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। एक क्लाइंट का एक सर्टन इमोशन है, वो इमोशन पे वो काफी ज्यादा बिलीव करता है और वैसे ही रिएक्ट करता है, तो उसको समझाया नहीं जा सकता है, राइट। तो इमोशनल बायसेस आर लाइकली टू बी मिटिगेटेड बोल रहा है, गलत। इनफैक्ट कॉग्निटिव एरर्स आर लाइकली टू बी मिटिगेटेड, बट इमोशनल बायसेस आर नॉट। इमोशनल बायसेस आर मोस्ट लाइकली टू स्टेम फ्रॉम फीलिंग्स और इंट्यूशन। फीलिंग्स वगैरह का बात करें, इट इज इमोशनल बायसेस। सी क्या बोल रहे हैं? इमोशनल बायसेस आर मोस्ट लाइकली टू बी रिलेटेड टू फॉल्टी रीजनिंग। ये तो कॉग्निटिव एरर्स है, राइट। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियरल बायसेस इज मोस्ट लाइकली रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग? आप इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से प्रोसेस एंड ऑल दैट नहीं कर पाते हो, ये कौन से बायसेस से रिलेटेड है? इनफैक्ट ये कॉग्निटिव एरर्स है। और कॉग्निटिव एरर्स कौन सा है ये तीनों में से? लॉस एवर्जन आपका इमोशनल बायस के अंदर आता है, स्टेटस को भी आपका इमोशनल बायस के अंदर आता है,
एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट आपका कॉग्निटिव एरर्स के अंदर आता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, एविडेंस दैट इन्वेस्टर्स होल्ड पोर्टफोलियोज दैट आर लेस डाइवर्सिफाइड। इसमें ऐसा पिकअप लाइन दिया है ना जिससे कि आप स्ट्रेट अवे बायस में पहुंच सकते हो। मैं डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं बना रहा हूं, मैं कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बना रहा हूं, इसका मतलब आई एम एग्जिबिटिंग व्हाट, ओवर कॉन्फिडेंस। मेरे को लगता है जो भी स्टॉक मैंने पिक किया है बस वो एकदम तोड़ फोड़ के रिटर्न्स देने वाला है मेरे को, राइट, और मेरे को डाइवर्सिफाई करने का तो जरूरत ही नहीं है। जो इस तरीके से सोचता है ना वो काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंस बायस। 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 16, ब्राउन रिसीव्स न्यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वन ऑफ हिज स्टॉक्स। एक कोई तो नया खबर मिला उसको। दिस इन्फॉर्मेशन अपीयर्स टू बी रिलायबल and conflicts with Brown's earlier forecast of what the stock should be trading for at this time, right? Information reliable है, however वो information conflict कर रहा है किससे, जो ब्राउन ने सोचा था पहले उससे। However, Brown does not revise his estimate of the stock's value। अब क्या बोलेंगे, नया इंफॉर्मेशन आ गया, रिलायबल है, वो जैसे मिल जाता है तो आपको अपने एस्टिमेट को रिवाइज करना चाहिए, राइट। अगर आप नहीं कर रहे हो इसका मतलब यू आर वेरी स्लो in reacting to the new information। इसका मतलब you are exhibiting what, conservatism bias, right। आप फटाफट से रिएक्ट नहीं कर रहे हो, you are very slow। जब दिख रहा है आपको नया इंफॉर्मेशन आया तो अपने एस्टिमेट को अपडेट करो यार, राइट। उसके बावजूद भी अगर आप नहीं कर रहे हो मतलब कंजर्वेटिज्म बायस। 16 का ए। क्वेश्चन नंबर 17, कंपेयर्ड टू इमोशनल बायसेस कॉग्निटिव एरर्स आर मोर लाइकली टू बी। देखो कॉग्निटिव एरर्स को ना ठीक किया जा सकता है विद एजुकेशन, राइट। are more likely to be difficult to overcome, गलत बोल रहे हैं। In fact, emotional biases are difficult to overcome, are more likely to mitigated by information। Yes, they can be mitigated। सी क्या बोल रहे हैं, related to intuition और impulses, ये तो emotional biases है, right। Question number 18, which of the following risk is most accurately classified as non-financial risk। चलो देखते हैं। लिक्विडिटी रिस्क फाइनेंशियल के अंदर आता है, इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। मॉडल रिस्क आपका नॉन फाइनेंशियल रिस्क है, और क्रेडिट रिस्क भी आपका फाइनेंशियल रिस्क है। आपने वो क्या पूछा है क्वेश्चन में, नॉन फाइनेंशियल रिस्क, तो क्या होगा, मॉडल रिस्क, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, a portfolio manager uses a computer model to estimate the effect on a portfolio's value from both a 3% increase in interest rate and a 5% depreciation in euro related to yen। तो पोर्टफोलियो पे कितने का इंपैक्ट आएगा अगर मैं इंटरेस्ट रेट को 3% से बढ़ा देता हूं एंड साइमल्टेनियसली मैं यूरो को 5% डिप्रिशिएट कर देता हूं। तो यहाँ पे दोनों सिनेरियोस को साइमल्टेनियस, इनफैक्ट दो चीज को साइमल्टेनियसली कंसीडर किया है, उसी को सिनेरियो एनालिसिस कहते हैं। The manager is most accurately described as engaging in scenario analysis। बी बोल रहा है स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग में वन एट अ टाइम होता है कि यार चल एक सिर्फ 3% इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के देखते हैं पोर्टफोलियो में क्या इतने का इंपैक्ट आएगा। फिर सेकंड में अपन देखेंगे 5% यूरो को डिप्रिशिएट करके देखते हैं पोर्टफोलियो में कितने का इंपैक्ट आएगा। वहां पे वन एट अ टाइम है। सिनेरियो में मल्टीपल इवेंट्स एट मतलब मल्टीपल इवेंट्स एक साथ, राइट। अलग अलग चीजों को अपन एक साथ देख रहे हैं कि यार 3% इंटरेस्ट रेट बढ़ गया एंड 5% यूरो डिप्रिशिएट हो गया तो बताइए ना पोर्टफोलियो में क्या इंपैक्ट आएगा। सी तो बोल रहा है रिस्क शिफ्टिंग। रिस्क शिफ्टिंग तो डेरिवेटिव्स को यूज करके हो जाता है कि हम लोग डेरिवेटिव्स को यूज करते हैं और रिस्क को शिफ्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, which of the following statements about an organization's risk tolerance is most accurate। रिस्क टॉलरेंस के ऊपर, इनफैक्ट रिस्क मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा हुआ है। एन ऑर्गेनाइजेशन with low risk tolerance should take steps to reduce each of the risks it identifies। यहाँ पे बहुत लोग फंसने वाले, बहुत लोग ऑप्शन ए को टिक कर देते हैं। देखो यार, रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर का ये मतलब नहीं है कि आपको रिस्क को रिड्यूस करना है, नहीं। रिस्क मैनेजमेंट टॉपिक यही आपको सिखाता है कि यार जो आपका इलाका है ना वो इलाके का रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप आईटी सेक्टर में हो तो आईटी रिलेटेड रिस्क आपको लेना पड़ेगा एंड कुछ रिस्क को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, राइट, जिसमें आपका एक्सपर्टीज नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एन ऑर्गेनाइजेशन विद लो रिस्क टॉलरेंस शुड टेक स्टेप्स टू रिड्यूस द रिस्क इट आइडेंटिफाइज। यार जितना भी रिस्क दिखता है ना सबको रिड्यूस कर। रिस्क को आप रिड्यूस करोगे तो यार रिटर्न कैसे जनरेट करोगे, तो राइट, ये तो रॉन्ग है। ये क्या बोल रहा है,
Risk tolerance is the degree to which an organization is able to bear the various risks that may arise from outside the organization. In fact, यहाँ पे एक चीज रॉन्ग हो गया, उनको बोलना चाहिए था that may arise from within and outside the organization, तो जाके ऑप्शन भी करेक्ट हो। सी क्या बोल रहा है? The financial strength of an organization is one of the factors it should consider when determining its risk tolerance. Perfect है। एंड ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन कितना रिस्क ले सकता है, ये डिपेंड करता है उसकी एबिलिटी पे, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पे, ये डिपेंड करता है कि वो कौन से बिजनेस लाइन में है एंड ऑल दैट। तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इज वन ऑफ द फैक्टर्स which determines risk for an organization, ठीक है? which determines risk tolerance for an organization, ठीक है? वैसा तो 20 का सी। 21 an objective of the risk management process is to, देखो इसके पहले मैं जो एक्सप्लेन किया, रिस्क मैनेजमेंट का ये मतलब नहीं है कि आपको रिस्क को एलिमिनेट करना है, रिस्क को कम करना है, राइट? तो एलिमिनेट रिस्क नहीं, मिनिमाइज रिस्क नहीं, आइडेंटिफाई द रिस्क फेस्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो 21 का इट इज बी। मैंने इसके पहले वाला आंसर लिखा कि नहीं? 20 का सी। परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, the particular portfolio on the efficient frontier that best suits an individual investor is determined by, अपन तो एक लाइन रटा हुआ है ना कि optimum portfolio is determined at the point of tangency between the indifference curve and efficient frontier, right? Indifference curve को utility curve भी कहते हैं। फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, the particular portfolio on the efficient frontier that best suits an individual investor is determined by individuals indifference curve बोलो या utility curve बोलो। ए, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो ऐसा डायग्राम, एक्स एक्सिस में सिग्मा होता था, वाई एक्सिस में रिटर्न होता था, ये बनता था आपका एफिशिएंट फ्रंटियर, और ये इंडिफरेंस कर्व, ये जो टेंजेंसी पॉइंट में अपन ऑप्टिमम पोर्टफोलियो डिटरमाइन करते थे, राइट? अभी जो इंडिफरेंस कर्व है ये हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग है, राइट? क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू CAPM a rational investor would be least likely to choose as his optimum portfolio। तो एक सेकेंड बना देता हूं, एक्स एक्सिस में सिग्मा, वाई एक्सिस में रिटर्न, ये आपका कैपिटल मार्केट लाइन है, राइट? ये स्टार्ट होता है RF से, और कैपिटल मार्केट लाइन के सामने एफिशिएंट फ्रंटियर कहने से इनएफिशिएंट बन जाता है, राइट? अब देखते हैं, अकॉर्डिंग टू CAPM a rational investor would least likely to choose his optimum portfolio on the global minimum variance portfolio। ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो जो पहले एफिशिएंट था लेकिन CML आने के बाद वो इनएफिशिएंट हो गया, तो कोई भी रैशनल इन्वेस्टर क्यों इनएफिशिएंट पोर्टफोलियोज को चूज करेगा, राइट? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है? 100% एलोकेशन टू द रिस्क फ्री एसेट कर सकता है, हाँ कर सकता है, मैं पूरा का पूरा पैसा रिस्क फ्री एसेट में लगाऊंगा। 130% एलोकेशन टू द मार्केट पोर्टफोलियो कर सकता है, हाँ कर सकता है, मैं RF को शॉर्ट करूंगा, खुद का ओन फंड्स प्लस बोरोड फंड्स को मार्केट पोर्टफोलियो में लगा दूंगा, ये भी कर सकता है, यस कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 का बी। क्वेश्चन नंबर 24, if the standard deviation of returns for stock X is 0.6 and for stock Y is 0.4 and the covariance between the return is 0.009, the correlation is cov by sigma into sigma X into sigma Y। चलो कर लो फटाफट, कितना आ रहा है? covariance is 0.009 divided by 0.6 into 0.4। चलो 0.6 into 0.4, 0.009 divided by 0.0375, 24 का it is। Question number 25, as the correlation between the returns of two assets becomes lower, कोरिलेशन जितना कम होगा उतना बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा होगा, रिस्क रिडक्शन ज्यादा होगा, यस और नो? द रिस्क रिडक्शन पोटेंशियल बिकम्स ग्रेटर। 25 का बी। क्वेश्चन नंबर 26, ये भी अगेन आपको करना पड़ेगा, मैं सिर्फ इक्वेशन लिखूंगा। क्या बोल रहा है? वेरिएंस कितना है पोर्टफोलियो का, अगर 15% ए में इन्वेस्ट करेंगे, 85% बी में इन्वेस्ट करेंगे, एंड द कोरिलेशन इतना है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला वेट स्क्वायर 0.15 का स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ ए दैट इज 0.0071
प्लस वेट स्क्वायर दैट इज 0.85 का स्क्वायर इंटू 0.0008 प्लस 2 इंटू weight into sigma of क्या A into sigma of B into correlation between A and B that is minus 0.04 right. तो सिग्मा प्लीज ध्यान रहे सिग्मा निकालने के लिए अपने को वेरिएंस का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा काफी इजीली आपका हो जाएगा राइट. सो आई विल नॉट बी वेस्टिंग इन डूइंग दिस राइट. यू ऑल आर मैच्योर्ड इनफ टू हैंडल दिस. कितना आएगा सर 0.0007 आएगा राइट. गलती प्लीज यहाँ ना हो जाए सिग्मा ए में आप स्ट्रेट अवे 0.0071 मत लेना. सिग्मा ए आप कैसे लोगे 0.0071 का स्क्वायर रूट राइट. और सिग्मा बी 0.0008 का स्क्वायर रूट. ठीक है. बाकी कुछ नहीं करना है आपको. ये वाले पार्ट को STO1 में डाल दो ये वाले पार्ट को STO2 में डाल दो और ये तीसरे वाले पार्ट को STO3 में डाल दो. फिर RCL1 प्लस RCL2 प्लस RCL3 करेंगे एंड वही फाइनल है राइट. क्योंकि वेरिएंस पूछा है अपने को वेरिएंस. Question number 27. Scott and Fiona have the same expectations about the risk and return of the market portfolio. Okay. However, Scott selects a portfolio with 30% T-bills and 70% in the market portfolio. 30% risk-free and 70% market. While Fiona holds a leveraged portfolio. तो Fiona ने क्या किया होगा risk-free asset को short किया होगा फिर खुद के funds के साथ वो borrowed funds को merge करते हुए market portfolio में invest किया होगा. Having borrowed to invest 130% of his portfolio equity value in the market portfolio. ठीक है. Regarding their preferences between risk and return and their indifference curve, it is most likely that Scott is willing to take on more risk. कोई हालत में भी नहीं क्लियर कट दिखा हुआ है. स्कॉट ने तो कुछ पैसा रिस्क फ्री में कुछ पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया है. ऑन द अदर हैंड फियोना ने तो लेवरेज मतलब शॉर्ट करके ओन फंड्स प्लस दैट शॉर्ट किया हुआ फंड्स दोनों को मर्ज करके मार्केट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर दिया राइट. तो फियोना is willing to take more risk as compared to Scott. Option A बोल रहा है Scott is willing to take more risk. So A is wrong. Scott is risk averse but Fiona is not. गलत बोल रहा है. Scott and Fiona both are risk averse. दोनों के दोनों risk averse है. However, Scott is highly risk averse. Scott बहुत ज्यादा डरती है as compared to Fiona, right? And Fiona is less risk averse. I hope ये statement आपको clear है. Scott and Fiona both are risk averse. It is just that Scott बहुत ज्यादा डरता है और फियोना कम डरती है राइट. तो स्कॉट इज मोर रिस्क एवर्स एज कंपेयर टू फियोना. इनफैक्ट इससे इंडिफरेंस कब ध्यान आ गया कि स्कॉट का इंडिफरेंस कब बहुत ज्यादा स्टीप होगा और फियोना का इंडिफरेंस कब फ्लैट होगा राइट. जो ज्यादा डरता है उसका इंडिफरेंस कब स्टीप होता है. तो बी इज आल्सो रॉन्ग. सी क्या बोल रहा है फियोनाज इंडिफरेंस कर्व आर फ्लैट देन स्कॉट. परफेक्ट है. मैंने बोला स्कॉट का स्टीप होगा फियोना का फ्लैट होगा. फियोना कम डर रही है स्कॉट ज्यादा डर रहा है राइट. C is the answer. Beautiful question. Stock 1 has a standard deviation of 10. Stock 2 has a standard deviation of 10. If the correlation between the stock is -1, what is POV? POV का formula क्या है? So R into sigma sigma. तो -1 into 10 into 10 -100. 28 का B. Question number 29. कह रहा है portfolios in the capital market line. Option number A include some positive allocation to the risk-free asset. नहीं ऐसा जरूरी नहीं है. अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है तो एक्स एक्सिस में सिग्मा वाई एक्सिस में रिटर्न मैं कैपिटल मार्केट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो ये कहता है कि एवरी इन्वेस्टर विल स्टैंड ऑन द कैपिटल मार्केट लाइन कंबाइनिंग रिस्क फ्री एसेट एंड अ रिस्की एसेट दैट इज द मार्केट पोर्टफोलियो राइट. अब वो डिपेंड करता है या तो इन्वेस्टर्स लोग यहाँ पे रहेंगे सिग्मा एम ई आर एम. सिग्मा एम के लेफ्ट साइड में जो भी डॉट्स हैं इसका मतलब इन्वेस्टर्स ने कुछ पॉजिटिव एलोकेशन रिस्क फ्री एसेट में किया हुआ है और कुछ पॉजिटिव एलोकेशन रिस्क की एसेट में किया हुआ है दैट्स मार्केट पोर्टफोलियो में किया हुआ है. और सिग्मा एम के जो भी राइट साइड में है ऊपर वाले डॉट्स इनफैक्ट वो लोग वो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने रिस्क फ्री एसेट में पॉजिटिव एलोकेशन नहीं किया है. रिस्क फ्री एसेट को शॉर्ट किया है और शॉर्ट करके जो भी पैसा आया प्लस खुद का पैसा दोनों को मर्ज करके मार्केट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर दिया राइट. ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है नहीं पॉजिटिव एलोकेशन रिस्क फ्री एसेट को करना ही पड़ेगा राइट. जरूरी नहीं.
ईच कंटेन डिफरेंट रिस्की एसेट, नहीं, एक ही रिस्की एसेट है जिसका नाम है मार्केट पोर्टफोलियो, राइट। तो आरएफ के साथ मार्केट पोर्टफोलियो को आपको कंबाइन करना, राइट। अब आरएफ में या तो पॉजिटिव एलोकेशन करो या तो आरएफ को शॉर्ट करो, मतलब नेगेटिव एलोकेशन, राइट। मार्केट पोर्टफोलियो तो रहेगा ही। ऑप्शन नंबर, इनफैक्ट ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग, डिफरेंट बोल रहे हैं, एक ही रिस्की एसेट है, दैट इज मार्केट पोर्टफोलियो। तो ए रॉन्ग, बी रॉन्ग, इट हैज टू बी व्हाट, सी आर परफेक्टली। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, portfolios on the capital market line are perfectly positively correlated with each other। परफेक्ट कह रहे, कहना ये चाह रहे हैं कि यार कैपिटल मार्केट लाइन के ऊपर जो भी पोर्टफोलियोज है ना, उसका कोरिलेशन विद द मार्केट पोर्टफोलियो परफेक्ट पॉजिटिव है, वो नहीं है ना, बिकॉज कैपिटल मार्केट लाइन में जो भी पोर्टफोलियोज है उसके अंदर मार्केट पोर्टफोलियो है ही। अब उसका कोरिलेशन मार्केट पोर्टफोलियो के साथ लेंगे तो परफेक्ट पॉजिटिव तो आना ही है, राइट। सी इज द आंसर फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 30, द स्लोप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन, कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन का स्लोप याद होना चाहिए, बीटा है, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन याद कर देते हैं, जहाँ पे एक्स एक्सिस में रिटर्न ऑन मार्केट करते हैं, वाई एक्सिस में रिटर्न ऑन स्टॉक करते हैं, और ये लाइन का स्लोप कोई तो हम लोग बीटा कहते हैं। इनफैक्ट क्यूएम का बात करूं तो यही लाइन का स्लोप इसको बी वन हैट है, राइट। फेब 25 स्टूडेंट्स के लिए मैं तो कोई भी सब्जेक्ट का बात कर सकता हूँ ना, लेफ्ट राइट जाके, राइट। तो दिस इज योर बीटा, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन। इसका इक्वेशन याद है किसी को, इक्वेशन the return on stock is alpha plus beta rm, और ये हम लोग क्वांट्स के स्टाइल में लिखे तो कैसे लिखते हैं, इट इज b0 hat प्लस b1 hat into rm, राइट। और इसको क्या लिखेंगे, रिटर्न ऑन स्टॉक हैट y hat is equal to b0 hat plus b1 at rm, राइट। एनीवेज ये b1 hat बोल लो, बीटा बोल लो, वन इन द सेम थिंग। ये कहां से निकलता है, कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन से निकलता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 29 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 29 का ए एंड बी क्यों रॉन्ग है समझा आपको, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ऑप्शन ए कह रहा है इंक्लूड सम पॉजिटिव एलोकेशन टू द रिस्क फ्री एसेट, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। मैं कुछ ना कुछ रिस्क फ्री को एलोकेट करना जरूरी नहीं है यार, मैं रिस्क फ्री को शॉर्ट भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने शॉर्ट किया तो नेगेटिव एलोकेशन हो गया, इसलिए ए रॉन्ग। बी बोल रहा है ईच कंटेंट डिफरेंट रिस्की एसेट्स, नहीं भाई, कैपिटल मार्केट लाइन के जो ऊपर है ऑन द कैपिटल मार्केट लाइन, उसमें एक ही रिस्की एसेट है जिसका नाम है मार्केट पोर्टफोलियो, तो ए एंड बी रॉन्ग एंड सी इज करेक्ट। सी बोलना क्या चाह रहा है कि जो भी पोर्टफोलियो है कैपिटल मार्केट लाइन का, उसका परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है विद द मार्केट पोर्टफोलियो, यस, राइट। ये था आपका क्वेश्चन सेट पोर्टफोलियो का। आई होप एक अच्छा खासा रिवीजन हुआ होगा। मैंने कह दिया ये क्वेश्चन सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मैंने, ठीक है। तो अब ऐसे करके एक एक सब्जेक्ट को हम लोग कवर करेंगे। ये था आपका पोर्टफोलियो। कल मोस्ट प्रोबेबली कोई शायद डेरिवेटिव्स ले सकता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। एंड जो भी लोग आपके, जो भी फ्रेंड्स आपके लेवल वन क्लियर हो गए उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, राइट। एंड लेवल टू लोग स्टार्ट कर सकते हैं हमारे साथ, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो अपने फ्रेंड्स को भी प्लीज सर्कुलेट कर दीजिएगा मैसेज, ठीक है। तो हम लोग अभी रेगुलर बेसिस पे मिलने वाले हैं। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।